प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों से संबंधित संयोजकता बंध सिद्धांत एवं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, यानी लिमिटेशन ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी। वीबीटी एवं सीएफटी की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं। तो वीबीटी की कई सीमाएं होती हैं, जैसे देखो नंबर 1, वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों में उपस्थित मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतया सहसंयोजी प्रकृति का होता है, लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है, बल्कि मेटल लिगेंड बॉन्ड में आयनिक एवं सहसंयोजी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो पहली देखो लिमिटेशन ये हो गई कि इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में उपस्थित मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतया सहसंयोजी प्रकृति का होता है। पूर्णतया सहसंयोजी प्रकृति का होता है। यानी वीबीटी यह कहती है कि संकुल यौगिकों में उपस्थित मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतया कोवेलेंट नेचर का होता है, पूर्णतया सहसंयोजी प्रकृति का होता है, लेकिन वास्तव में ये बात सही नहीं है। बल्कि सही बात यह है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है, इस मेटल लिगेंड बॉन्ड में आयनिक एवं सहसंयोजी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये पहली लिमिटेशन हो गई वीबीटी की। अब देखो दूसरी लिमिटेशन देखो, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या नहीं कर सका। यानी संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या नहीं कर सका। ये दूसरी एप्लीकेशन हो गई, सॉरी दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरी लिमिटेशन देखो, यह सिद्धांत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद नहीं कर सका। यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स में विभेद नहीं कर सका। तो तीसरी लिमिटेशन है, यह सिद्धांत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद नहीं कर सका। विभेद नहीं कर सका, ये तीसरी लिमिटेशन हो गई। चौथी लिमिटेशन देखें तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में विकृति यानी डिस्टोर्शन की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन यानी विकृति पाई जाती है। तो इस विकृति का क्या कारण है, संकुल यौगिकों की ज्योमेट्री में विकृति क्यों पाई जाती है, इसको
वीबीटी नहीं समझा सका। तो देखो चौथी लिमिटेशन हो गई, संकुल यौगिकों में पाई जाने वाली डिस्टोर्शन यानी विकृति को नहीं समझा सका। यानी जो वीबीटी है, संयोजकता बल सिद्धांत है, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में पाई जाने वाली विकृति को नहीं समझा सका, डिस्टोर्शन को नहीं समझा सका। 5 नंबर, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या नहीं कर सका, व्याख्या नहीं कर सका। यानी जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, उन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की यह सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सका। 6 नंबर देखें, तो यह सिद्धांत यह नहीं बता सका कि कौन सी कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सी कंडीशन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी यह सिद्धांत हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं उच्च चक्रण संकुल एवं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी निम्न चक्रण संकुल के बनने की व्याख्या नहीं कर सका, व्याख्या नहीं कर सका। यानी कहने का अर्थ यह सिद्धांत यह नहीं बता सका कि कौन सी कंडीशन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और किस कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इस बात को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एवं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बनने की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सका। 7 नंबर देखें, तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों की काइनेटिक स्टेबिलिटी एवं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। यानी संकुल यौगिकों की काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी गतिक स्थायित्व एवं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी यानी उष्मागतिकीय स्थायित्व को नहीं समझा सका। यानी ये जो सिद्धांत है वीबीटी, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों की काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी गतिक स्थायित्व एवं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी यानी उष्मागतिकीय स्थायित्व को नहीं समझा सका। 8 नंबर की बात करें तो इस सिद्धांत में केंद्रीय धातु परमाणु पर आवश्यकता से अधिक
जोर दिया गया है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, जबकि लिगेंडों की उपेक्षा की गई, यानी लिगेंडों पर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया। जितना ध्यान लिगेंडों पर देना चाहिए था उतना ध्यान लिगेंडों पर नहीं दिया गया, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। तो 8वीं लिमिटेशन यह है, देखो कि इस सिद्धांत में केंद्रीय धातु परमाणु पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया, जबकि लिगेंड्स की उपेक्षा की गई, लिगेंड्स की उपेक्षा की गई। यानी कहने का अर्थ है इस वीबीटी में केंद्रीय धातु परमाणु पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया, जबकि लिगेंड्स की उपेक्षा की गई, यानी लिगेंड्स पर बहुत कम ध्यान दिया गया। जितना ध्यान लिगेंडों पर देना चाहिए था उतना ध्यान लिगेंड्स पर नहीं दिया गया, और जितना ध्यान केंद्रीय धातु परमाणु पर देना चाहिए था उससे ज्यादा ध्यान केंद्रीय धातु परमाणु पर दिया गया। तो इस तरह से ये वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस हैं। यहां हमने वीबीटी की 8 सीमाओं के बारे में जाना। अब हम देखते हैं सीएफटी की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। अब देखो सीएफटी की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। तो पहली लिमिटेशन हम देखें तो सीएफटी के अनुसार संकुल यौगिकों में उपस्थित मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतया आयनिक प्रकृति का होता है, लेकिन वास्तव में यह बात सही नहीं है, बल्कि सही बात यह होती है कि संकुल यौगिकों में उपस्थित मेटल लिगेंड बॉन्ड में आयनिक एवं सहसंयोजी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो पहली लिमिटेशन ये हो गई कि इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में उपस्थित मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतया आयोनिक नेचर का होता है, यानी पूर्णतया आयनिक प्रकृति का होता है। यह बात सीएफटी कहती है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो पूर्णतया आयनिक होता है, जबकि वास्तव में यह सही नहीं है। ठीक, सही यह है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड में आयनिक एवं सहसंयोजी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये पहली लिमिटेशन हो गई सीएफटी की। दूसरी लिमिटेशन देखो, सीएफटी में उदासीन लिगेंडों को डाइपोल और ऋणात्मक लिगेंडों को ऋणात्मक बिंदु आवेश माना गया है। अतः सीएफटी के अनुसार ऋणात्मक लिगेंड उदासीन लिगेंडों से प्रबल होते हैं, लेकिन यह बात हमेशा सही नहीं है। हां, कुछ ऋणात्मक लिगेंड ऐसे होते हैं जो उदासीन लिगेंडों से प्रबल होते हैं, लेकिन कुछ उदासीन लिगेंड भी ऐसे होते हैं जो ऋणात्मक लिगेंडों से प्रबल होते हैं। यानी कहने का अर्थ है
कि सीएफटी में नेगेटिव लिगेंड्स को नेगेटिव पॉइंट चार्ज यानी ऋणात्मक लिगेंडों को ऋणात्मक बिंदु आवेश तथा न्यूट्रल लिगेंड्स को डाइपोल माना गया है, यानी द्विध्रुव माना गया है। तो इस बात के अनुसार यानी इस तथ्य के आधार पर सीएफटी के अनुसार जो ऋणात्मक लिगेंड्स होते हैं, ये ऋणात्मक लिगेंड्स सदैव उदासीन लिगेंडों से प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन यह बात हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ उदासीन लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो ऋणात्मक लिगेंडों से प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोक्सो लिगेंड और एक्वा लिगेंड की, तो यह एक ऋणात्मक लिगेंड है जो ऋणात्मक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है सीएफटी के अकॉर्डिंग, और यह एक उदासीन लिगेंड है जो सीएफटी के अकॉर्डिंग डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। तो यहां देखो प्रायोगिक रूप से यह देखा गया कि जो हाइड्रोक्सो लिगेंड है, इस हाइड्रोक्सो लिगेंड की तुलना में एक्वा लिगेंड है वो प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि सीएफटी के अनुसार तो ये बात होती है कि जो ऋणात्मक लिगेंड है, जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ये नेगेटिव लिगेंड्स उदासीन लिगेंड्स की तुलना में प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन यह बात हमेशा सत्य नहीं है। तो यह इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन देखो सीएफटी की, तो सीएफटी केवल डी कक्षकों की स्प्लिटिंग की व्याख्या करता है, अन्य कक्षकों की स्प्लिटिंग की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं करता है। यानी यह सिद्धांत केवल डी कक्षकों की स्प्लिटिंग की व्याख्या करता है, अन्य कक्षकों की स्प्लिटिंग की व्याख्या नहीं करता है। अन्य कक्षकों की स्प्लिटिंग की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं करता है। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि जो ये सीएफटी है, ये सीएफटी केवल डी कक्षकों की स्प्लिटिंग के बारे में बात करता है, अन्य कक्षकों की स्प्लिटिंग के बारे में यह सिद्धांत बात नहीं करता है। यानी अन्य कक्षकों की स्प्लिटिंग की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं करता है। तो यह भी इस सिद्धांत की एक लिमिटेशन है। 4 नंबर देखें तो चौथी लिमिटेशन इसकी यह हो जाएगी कि यह सिद्धांत KMnO4 K2Cr2O7 जैसे संकुल यौगिकों में रंग की व्याख्या नहीं कर सका, रंग की व्याख्या नहीं
कर सका। यानी देखो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें डी संक्रमण नहीं होता है, फिर भी इन संकुल यौगिकों में कलर पाया जाता है, यानी फिर भी ये संकुल यौगिक कलर्ड होते हैं। तो डी संक्रमण नहीं है, फिर भी इन संकुल यौगिकों में कलर पाया जाता है। तो इस कलर का क्या कारण है, इसको CFT नहीं समझा सका। यानी जिन संकुल यौगिकों में डी संक्रमण नहीं होता है, तो डी संक्रमण न होने के बावजूद भी बहुत सारे संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर कलर होता है, यानी रंग होता है। तो उन संकुल यौगिकों में रंग क्यों होता है, इस बात को CFT एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन संकुल यौगिकों में डी संक्रमण नहीं होता है, जैसे KMnO4, K2Cr7, इन संकुल यौगिकों में डी संक्रमण नहीं है, फिर भी ये संकुल यौगिक कलर्ड होते हैं। तो इन संकुल यौगिकों में रंग का कारण होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। लेकिन CFT इसके बारे में नहीं बता सका। तो चौथी एप्लीकेशन ये हो गई कि KMnO4, K2Cr7 जैसे संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सका। पांचवी लिमिटेशन की बात करें तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में पाई बॉन्ड की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड होता है। तो यह सिद्धांत पाई बॉन्ड की व्याख्या नहीं कर सका। यानी संकुल यौगिकों में पाई बॉन्ड की व्याख्या नहीं कर सका। तो इस तरह से ये CFT की कुछ लिमिटेशंस हैं। यहां हमने CFT की 5 सीमाएं देखी है। अब हम VBT और CFT की तुलना करते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है और क्यों है। तो देखो, आज का जो तीसरा बिंदु हम लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ VBT एवं CFT। तो हम कह सकते हैं कि VBT की तुलना में CFT श्रेष्ठ है। अब देखो, VBT की तुलना में CFT श्रेष्ठ है, क्यों? ऐसे कौन से कारण है जिसके आधार पर हम, ऐसे कौन से फैक्ट है, ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि VBT की तुलना में CFT श्रेष्ठ है? तो देखो, हम इसमें पहला बिंदु लेते हैं हम, तो संकुल यौगिकों में रंग की व्याख्या करना। संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या करना। तो देखो, इस बिंदु को लेकर हम दोनों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि VBT की तुलना में CFT श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देखो, VBT के आधार पर संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या नहीं की जा सकती है, जबकि CFT के आधार पर संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या की जा सकती है। तो संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या करना, यानी संकुल यौगिकों में कलर क्यों होता है, इस तथ्य को लेकर हम कह सकते हैं
कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है, क्योंकि वीबीटी संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या नहीं कर सका, जबकि सीएफटी के आधार पर संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा बिंदु हम लें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एवं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का बनना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एवं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का बनना। तो इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है। क्यों? देखो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन सी कंडीशन में होता है, यानी वह कौन सी कंडीशन है जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और वह कौन सी कंडीशन है जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। तो इस बात को वीबीटी नहीं समझा सका, लेकिन सीएफटी ने इस बात को समझाया, यानी सीएफटी ने यह बताया कि कौन सी कंडीशन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और कौन सी कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जैसे सीएफटी के अनुसार जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं, तब जनरली कुछ अपवादों को छोड़कर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में वीक फील्ड लिगेंड्स, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आते हैं, तब कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एवं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बनने की व्याख्या सीएफटी तो करती है, लेकिन वीबीटी नहीं करती है। तो इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है। तीसरा बिंदु देखो, संकुल यौगिकों में विकृति की व्याख्या करना। संकुल यौगिकों में डिस्टॉर्शन यानी विकृति की व्याख्या करना। तो देखो, कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन पाया जाता है, विकृति पाई जाती है। तो यह विकृति क्यों पाई जाती है, इस विकृति का क्या कारण है? तो यदि हम इन दोनों की बात करें तो वीबीटी इस डिस्टॉर्शन को नहीं समझा सका कि संकुल यौगिकों में विकृति क्यों पाई जाती है, जबकि सीएफटी के आधार पर संकुल यौगिकों में पाई जाने वाली विकृति को समझाया जा सकता है। तो इस बात को लेकर के, यानी इस बिंदु को लेकर के हम कह सकते हैं कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है, क्योंकि सीएफटी के आधार पर संकुल यौगिकों में डिस्टॉर्शन की व्याख्या की जा सकती है, जबकि वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों में विकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी हम कह सकते हैं कि वीबीटी संकुल यौगिकों में विकृति की व्याख्या नहीं करता है, जबकि सीएफटी संकुल यौगिकों में विकृति की व्याख्या करता है। 4 नंबर देखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद करना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद करना। तो देखो, कौन से लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से लिगेंड वीक होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद करना। इस बात को लेकर के हम इन दोनों का कंपैरिजन करें
तो वीबीटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद नहीं करता है, जबकि सीएफटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद करता है। यानी सीएफटी के आधार पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स में विभेद किया जा सकता है, जबकि वीबीटी के आधार पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद नहीं कर सकते हैं। तो इस बिंदु को लेकर हम कह सकते हैं कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है। तो देखो यहां हमने 4 बिंदु लेकर के इन 4 बिंदुओं के आधार पर यह समझाया है कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है। तो आज हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में 3 बिंदुओं पर चर्चा की है। हमारा पहला बिंदु था वीबीटी की सीमाएं, दूसरा बिंदु था सीएफटी की सीमाएं और तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमने वीबीटी और सीएफटी दोनों की तुलना की है और उस तुलना में हमने ये बताया है कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है। क्यों? कारण सहित ये 4 बिंदु लेकर के इन 4 बिंदुओं के आधार पर हमने ये बताया कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है। तो विद्यार्थियों, अब आप असाइनमेंट के रूप में 2 क्वेश्चन नोट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, वीबीटी एवं सीएफटी की 2 सीमाएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है, क्यों? कोई 2 कारण दीजिए। तो आपको असाइनमेंट के रूप में ये 2 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन तो करना है वीबीटी एवं सीएफटी की 2 सीमाएं लिखिए और दूसरा क्वेश्चन करना है वीबीटी की तुलना में सीएफटी श्रेष्ठ है, क्यों? कोई 2 कारण दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।